नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम की सीरीज पैसा पर्सनल है में। आज हम आपको बताएंगे निवेश के उस विकल्प के बारे में जहां अगर सही वक्त में निवेश किया गया तो आपके पोर्टफोलियो के कुल रिटर्न में 4 चांद लग सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने 71.08% रिटर्न दिया। नाम है उस फंड का निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक 20। ये एक ओपन एंडेड सेक्टोरल इंडेक्स ETF है जो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसी दौरान सबसे कम रिटर्न जो दिया है पूरे म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरी में, उसका रिटर्न रहा है -38.11%। इस फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स FOF यानी फंड ऑफ फंड। आपको पता है दोनों में कॉमन क्या है? दोनों नाम में दोनों ही सेक्टोरल या थीमैटिक की कैटेगरी में आते हैं। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड की कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बड़ी इंटरेस्टिंग सब कैटेगरी है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 के सर्कुलर में इस कैटेगरी के लिए कहा है कि इनमें फंड मैनेजर को कुल राशि का कम से कम 80% पैसा उस सेक्टर या थीम में निवेश करना है जिस सेक्टर या थीम को वो फंड फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सेक्टर और थीम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। दोनों को हालांकि एक ही सब कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। सेक्टर क्या होता है? उस तरह के बिजनेसेस का समूह जो मोर और लेस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेक्टोरल फंड में फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में ही पैसा लगाएंगे। जैसे किसी भी फार्मा सेक्टोरल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इस तरह के नाम दिखेंगे: सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। जहाँ तक कि थीम की बात है, थीम का दायरा सेक्टर से थोड़ा बड़ा होता है और ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि एक थीम के तहत एक ही सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया जाए। थीमैटिक फंड में फंड मैनेजर एक से अधिक सेक्टर में निवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए ESG थीम को लेते हैं। जो फंड ESG थीम को फॉलो करते हैं वो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के मापदंडों को फॉलो करते हैं। इसमें किसी भी फंड का पोर्टफोलियो देख लीजिए, जैसे ICICI Pru ESG फंड, इनके पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी का वेटेज है 24.58%, फिनेंशियल का 20% से अधिक, कैपिटल गुड्स पे करीब 9%, इसमें हेल्थ केयर भी है, इंश्योरेंस भी है, ऑटोमोबाइल भी है। अब जब आपको फ़र्क समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि थीमैटिक फंड की तुलना में सेक्टोरल फंड का पोर्टफोलियो अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये हुआ इसका एक फीचर। इसके साथ ही सेक्टोरल और थीमैटिक फंड काफ़ी फोकस्ड होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री और थीम। यहाँ पर आमतौर पर बहुत लंबे वक्त का निवेश नहीं करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर कोशिश होती है कि जिस भी सेक्टर का पहिया घूमने वाला है या फिर वक्त बदलने वाला है उसे सही वक्त पर पकड़ा जाए और जब लगे कि इससे अधिक अब ये सेक्टर नहीं देने वाला आपको, तो निकलना होता है। इन्हें पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। A sector inversely proportional to the economy would be a perfect investment to hedge the portfolio. अब सवाल, किस तरह के निवेशक सेक्टोरल और थीमैटिक फंड में निवेश ना करें? कौन करे उसके लिए हम बाद में बताएंगे। पहले बात करेंगे कि किसको नहीं करना है। वो तो कतई नहीं जो एकदम नए नए उतरे हैं निवेश की फील्ड में, क्योंकि इस तरह के फंड में निवेश करने और निवेश से निकलने का टाइम बहुत मायने रखता है और ये टाइम सही पकड़ पाना पुराने और मंझे हुए निवेशक के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नए निवेशक हैं तो प्लीज़ दूर रहिए। अब सवाल कि किस तरह के इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है, आप खुद को देश की अर्थव्यवस्था और ख़बरों से अपडेटेड रखते हैं और आपको आइडिया होता है कि किस सेक्टर में तेज़ी या फिर मंदी देखने को मिल सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप सेक्टोरल और थीमैटिक फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं। वो लोग भी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो एक सेक्टर की ही होगी ऑफ कोर्स, और आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है जिससे कि आपको उस सेक्टर की चाल का आइडिया मिलता रहे, तो वो भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि सेक्टोरल और थीमैटिक फंड एक ही सेक्टर या थीम के तहत निवेश के लिए स्टॉक चुनते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बाकी इक्विटी फंड की तुलना में कम हो सकता है। और क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम है तो रिस्क अधिक है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता अधिक है तो ही आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड की तरफ देखें। वो जो टैक्टिकल एलोकेशन करना चाहते हैं, देखिए निवेश में दो तरह के अप्रोच होते हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन अप्रोच और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में आमतौर पर बाय एंड होल्ड अप्रोच होता है, यहाँ फोकस होता है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। दूसरी तरफ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन अप्रोच इज मोर विलिंग टू डाइवर्ट एसेट्स टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट माइट जनरेट अ हायर रिटर्न। तो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में निवेश टैक्टिकल अप्रोच के तहत आते हैं। एक आम निवेशक के लिए सेक्टर या थीम की साइकिल पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए अगर आप निवेश के लिए किसी एडवाइज़र या एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं और उन्होंने आपको सही तरीके से आपकी असेसमेंट की हुई है और वो सलाह देते हैं कि निवेश का एक छोटा सा हिस्सा टैक्टिकल एलोकेशन के तहत निवेश कर लीजिए, तो आप इस सलाह पर अमल कर सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ नंबर्स बताते हैं। 9 फरवरी 2023 तक के डेटा के मुताबिक सेक्टोरल फंड के अंदर मोटे तौर पर 4 सेक्टर के तहत फंड हाउसेस की स्कीम्स हैं। बैंकिंग में 31, इंफ्रास्ट्रक्चर में 21, फार्मा में 17 और टेक्नोलॉजी में 15। थीमेटिक में स्कीमों की संख्या कहीं अधिक है हमारे यहाँ। इक्विटी थीमेटिक में करीब 60 स्कीम्स हैं, कंजम्पशन थीम की 15, डिविडेंड यील्ड में 8, एनर्जी में 2, ईएसजी में 10, एमएनसी में 5 और पीएसयू में 5। इतनी अधिक थीमेटिक फंड होने की हमें 2 वजह लगती हैं। पहली, किसी भी इकॉनमी में सेक्टर्स मोटे तौर पर डिफाइन होते हैं, लेकिन थीम हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी, शायद इसलिए कि थीम में निवेश के लिए दायरा अधिक है सेक्टर की तुलना में। तो अगर आप इस नंबर को देखकर उलझ रहे हैं अभी से ही, तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे तो और भी फंड्स आएंगे अलग अलग थीम पर। बस इनमें निवेश करते वक्त ख्याल रखें एक गलती का, हम लोग ना जब कोई सेक्टर या थीम बढ़िया रिटर्न दे देता है तब उसमें निवेश करते हैं। हमें अच्छे से याद है कोविड के बाद फार्मा सेक्टर पर आधारित फंड का रिटर्न शानदार था। 2020 में डीएसपी हेल्थ केयर फंड का 79% से अधिक रिटर्न था। उसी साल इसी सेक्टर वाले सबसे कम रिटर्न देने वाले फंड ने भी 50% से अधिक का रिटर्न दिया था। निवेशकों को जब ये पता चला कि फार्मा फंड्स ने शानदार कमाई करवाई है, तो 2020 आखिर या फिर 2021 की शुरुआत में उन्होंने इसमें निवेश करना शुरू किया, इसी उम्मीद में कि ऐसा रिटर्न फिर मिल जाएगा। लेकिन 2021 में फार्मा सेक्टर के फंड्स का रिटर्न रेंज था 27.75% से 15.28%। खैर, ये बुरा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन 70 जैसा अच्छा भी नहीं है। और फिर आया 2022 का साल। रिटर्न का रेंज पता है क्या था? -3.2% से -11.6%। समझे आप, आपको हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जब भी आपको पता चले कि फला सेक्टोरल या फिर सेक्टर ने बीते एक साल में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है, तो समझ लीजिए कि आपकी बस छूट चुकी है, आपको इसके पीछे नहीं दौड़ना है, वरना आप गिर जाएंगे। याद रखिए, हर साल कोई ना कोई सेक्टर या थीम सेंसेक्स या निफ्टी से कहीं बेहतर रिटर्न देगा। 2014 में एमएनसी कंपनियों की थीम ने अच्छा किया, 2015 में फार्मा, 16 में एनर्जी, 17 में इंफ्रास्ट्रक्चर, 18 में टेक्नोलॉजी, 19 में बैंकिंग, 20 में फिर से फार्मा। अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा फंड हाउसेस भी उसी थीम या सेक्टर के फंड लेकर आते हैं जो ऑलरेडी दौड़ चुके हैं। इसलिए जिस सेक्टर या थीम के बारे में एकाएक बहुत पढ़ने या सुनने को मिले, उससे दूर रहिए। जाने से पहले एक और आखिरी बात, अगर आप इसमें निवेश कर भी रहे हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में अपने टैक्टिकल एलोकेशन के तहत, तो रकम इतनी छोटी भी ना रखें कि अगर उसमें तेज़ी आए उस सेक्टर में तो आपको उसका फ़ायदा महसूस ही ना हो। तो करीब 10 से 15% उसमें निवेश ज़रूर कीजिए, ताकि फ़ायदा आपको दिखे, और तभी निवेश करें जब आपको रिस्क लेना पसंद हो, आपकी रिस्क लेने की क्षमता अधिक हो। जिनकी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है वो प्लीज़ दूर रहिए 0% एलोकेशन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।